ठीक है। टॉपिक है हम लोग का क्या, एंजाइम। एंजाइम किसे कहते हैं, ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है, एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाला ध्यान से समझना, ग्लोब्यूलर प्रोटीन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जो जीवों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। ध्यान से समझना, कोई भी जो जीव है उसमें जितना भी जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे कि पाचन है, श्वसन है, ठीक है, तो उसमें जो जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंजाइम। क्या बोलते हैं, एंजाइम, ठीक है ना। यानी एक ऐसा उत्प्रेरक जो कि जीवों के शरीर में पाया जाता है, ठीक है ना, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। जैव उत्प्रेरक कार्बनिक पदार्थ का बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, एंजाइम। एंजाइम है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। प्रोटीन का अलग अलग संरचना बताया था, तो उसमें जो तृतीयक संरचना था उसमें बताया था तुमको रेशेदार प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है ये, और ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो रहता है वो क्या होता है, जल में विलय होता है। यानी कि आसानी से क्या हो सकता है, तुम्हारे बॉडी में उपस्थित जल के साथ विलय हो सकता है और उसके साथ क्या कर सकता है, क्रिया कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अरे बहुत सारे एंजाइम जानते हो, जैसे प्रोटीन का पाचन करता था पेप्सिन एंजाइम, याद है कि नहीं। स्टार्च का पाचन करता था एमाइलेज एंजाइम, अल्फा एमाइलेज वगैरह पढ़ते थे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का पाचन करता है न्यूक्लिएज एंजाइम, ये सभी क्या है, एंजाइम है। अब ध्यान से समझना, कोई भी जो एंजाइम रहता है उसका नामकरण कैसे करते हैं। उस एंजाइम के नाम के लास्ट हम लगाते हैं एच, क्या लगा देते हैं, एच, ठीक है ना। तो उस एंजाइम का क्या हो जाता है, नामकरण हो जाता है। जैसे कि देखो न्यूक्लिक एसिड को जो पाचन करेगा, न्यूक्लिएज, क्या हो गया, न्यूक्लिएज। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और जैसे कि एक आध उदाहरण, जैसे लाइगेज एंजाइम, लाइगेज, एज आया लास्ट में, समझ आ रहा है ना। आइसोमरेज, आइसोमरेज, लास्ट में क्या आता है, एज आता है, नॉर्मली क्या आता है, एज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, एंजाइम का जब वर्गीकरण करते हैं तो उसको मुख्यतः कितने भागों में बांटते हैं, 6 वर्गों में। कितने भागों में, 6 वर्गों में ना। कैसे याद रखना है, तुम लोग एथलीट करके पढ़ते हो, एथलेटिक्स, एथलीट होते हैं, धावक होते हैं, ऐसे करके जी, ठीक है। अरे ओलंपिक वगैरह होते हैं तो जो भाग लेते हैं खिलाड़ी, एथलीट बोलते हैं। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, ओथलीट करके, क्या, ओथलीट। और ओथलीट भी नहीं बोलोगे, ओथलील बोलोगे, अजीब वर्ड है, OTHLIL, ठीक है ना, OTHLIL, एथलीट करके याद रखना है, लेकिन इस तरीके से उसको लिखना है, ठीक है। सबसे पहला जो वर्गीकरण है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज मतलब एक ऐसा एंजाइम जो कि ऑक्सीडेशन और क्या बोलना चाहिए, रिडक्शन, दोनों अभिक्रियाओं को क्या कराता है, उत्प्रेरित कराता है। ध्यान समझना, वे एंजाइम जो क्रियाधार के मध्य ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाओं को कराते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या बोलेंगे, नाम में ही छुपा हुआ है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। मतलब पहला ग्रुप ऐसे लोगों का होगा, ठीक है ना। एग्जांपल है NAD एंजाइम, कौन सा, NAD, ठीक है ना, ऐसे करके याद रखना। अच्छा, दूसरा देखो, दूसरा है T से ट्रांसफरेज। क्या है, ट्रांसफरेज, मतलब कोई एक ऐसा एंजाइम जो एक, देखो जैसे A है, कोई कंपाउंड है A, इसमें कोई क्रियाधार लगा है, सॉरी इसमें कोई क्रियात्मक समूह लगा है OH। जब इसको मैं, ध्यान से समझना, जब इसमें मैं कोई एंजाइम डाला, जैसे ट्रांसफरेज एंजाइम डाला ना, तो जो उत्पाद बनेगा उसमें इस OH को लाकर के क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देता है। क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। मतलब ध्यान से समझना, वे एंजाइम जो दो क्रियाधार के बीच क्रियात्मक समूह का स्थानांतरण करते हैं। मतलब ध्यान देना, A और B दोनों था, ठीक है ना। तो ये जो इसमें जो तुम्हारा क्रियात्मक समूह था उसको ट्रांसफर करके किस में ला दिया, B में ला दिया। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या किया, ट्रांसफर किया ही ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफरेज एंजाइम। क्या बोलोगे, यहां तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोलेज एंजाइम, हाइड्रोलेज यानी कि ऐसा एंजाइम, ध्यान से समझना, जो क्रियाधार का क्या करा दे, जल अपघटन कर दे, उसको तोड़ दे। क्लियर है कि नहीं, जल डालकर क्या कर दे, तोड़ दे। समझ आ रहा है, जल की उपस्थिति में तोड़ेगा ना, जल अपघटन करेगा, जल की उपस्थिति में उसको तोड़ेगा, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, हाइड्रोलेज। हाइड्रो मतलब क्या, पानी, ठीक है ना, और उसको क्या कर दे रहा है, वो तोड़ रहा है। यहां तक समझ आया। अच्छा, उसके बाद जो एंजाइम है लाइएज एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, लाइएज है ना, लाइएज बोलते हैं, लाइएज, LYASE। मतलब ये भी तोड़ने का ही काम करता है, लेकिन जल की अनुपस्थिति में करता है। पहला वाला जो है हाइड्रोलेज, वो जल की क्या करेगा, उपस्थिति में करता है, और ये वाला जो लाइएज है जल की अनुपस्थिति में करता है, जल की अनुपस्थिति में। क्या बोल रहे हैं, जो बिना जल अपघटन के क्रियाधार में से क्रियात्मक समूह को क्या कर देता है, हटा देता है। जैसे हिस्टिडीन है, एल्डोलेज है, फ्यूमरेज है, ये सब एंजाइम, ये सब, ये फ्यूमरेज है, एल्डोलेज है, ये सब ना, जब तुम लोग वो चक्र पढ़ोगे, केल्विन चक्र वगैरह ना, C3 साइकिल वगैरह, तो उसमें रहता था 11वीं में। क्लियर है, ये सब एंजाइम काम आता था। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। कितना सारा हो गया, 1 2 3 और ये 4। नेक्स्ट है आइसोमरेज। क्या है, आइसोमरेज, जो कि क्या बनाता है, समावयवी। क्या बनाता है, समावयवी। जैसे कि ग्लूकोज 6 फास्फेट है ना, ग्लूकोज का भी फॉर्मूला वही है,
ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देगा किसके, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। अब देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समावयवी होते हैं। तो ये समावयवता के ऊपर काम करता है। क्या बोल रहा है, ऐसे एंजाइम जो अंतर आणविक पुनर्संगठन के फलस्वरूप आइसोमर यानी समस्थानिक अणु का निर्माण करने वाली अभिक्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। मतलब इसका क्या बनवाने का प्रेरित करेगा, आइसोमर बनाने का। ग्लूकोज का भी फॉर्मूला C6H12O6, इसका भी फॉर्मूला C6H12O6। तो आइसोमर रेज जो एंजाइम रहता है इसको क्या कन्वर्ट करने में सहायता करता है, आइसोमर बनवाने में। किसमें, यहां तक समझ आए। और सबसे लास्ट एल है वो है लाइगेज एंजाइम। क्या, लाइगेज एंजाइम, जो दो अणुओं को जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, जब डीएनए खंड को तुम काटोगे, जब तुम लोग पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी ना, ठीक है, बायोलॉजी में, तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, स्टीरिया को लाई रहता है, उसमें से प्लाज्मिड को निकालते हैं, उस प्लाज्मिड को काटते हैं और वांछित डीएनए को जोड़ते हैं। तो डीएनए को जोड़ने के लिए जिस एंजाइम का उपयोग होता है, ठीक है ना, वो होता है क्या, लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, मतलब दो ठोक अणुओं को जो जोड़ने का काम करे उसको बोलते हैं लाइगेज एंजाइम। क्या बोलते हैं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो टोटल कितना एंजाइम का वर्गीकरण हुआ है तुम्हारे हिसाब से, 6 हुआ है। कितने प्रकार से बांटे हैं, 6 वर्ग में। सबसे पहले ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरा है क्या तुम्हारा ट्रांसफरेज, उसके बाद क्या है हाइड्रोलेज, उसके बाद क्या है लाइस, उसके बाद क्या है आइसोमरेज, और उसके बाद क्या है लाइगेज। क्या है, लाइगेज। और सबका एग्जांपल याद रख लेना। क्लियर है, ये कंप्लीट होता है तुम्हारा किसका वर्गीकरण, एंजाइम का। कितने वर्ग में बांटे हैं, 6 वर्ग में, भूलना नहीं। अब एंजाइम का जो रासायनिक प्रकृति और संरचना रहता है उसको देखते हैं। एंजाइम किसका बना होता है, बोला था अभी मैं, प्रोटीन का। कौन सा प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। क्लियर है, संरचनात्मक दृष्टि से ग्लोब्यूलर प्रोटीन कौन सा है, तृतीयक संरचना वाला होता है। अच्छा याद रखना, जब एंजाइम का मैं संरचना बनाता हूं, जैसे कि तृतीयक प्रोटीन है, ये ऐसा बना है, तो इसके साथ ये तो प्रोटीन का भाग है, इसके साथ इसको एक्टिव करने के लिए एक अप्रोटीन भाग भी जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है, एक अप्रोटीन भाग। मतलब एक प्रोटीन घटक है ये तो, और उसके साथ एक अप्रोटीन भाग जुड़ा रहता है। और ये जो अप्रोटीन घटक होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कोफैक्टर। क्या बोलते हैं, कोफैक्टर या सहकारक। क्या बोलते हैं, सहकारक। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब एक एंजाइम में, ध्यान से समझना ना, एक एंजाइम जो रहता है दो प्रकार का होता है। एक सरल एंजाइम होता है, क्या होता है, सरल एंजाइम। सरल एंजाइम में केवल और केवल एंजाइम रहता है। और दूसरा होता है आपका होलो एंजाइम। क्या होता है, और होलो एंजाइम जो रहता है, ध्यान से समझना, होलो एंजाइम कैसे बना रहता है, ध्यान देना। देखो एंजाइम को मैं 2 प्रकार से डिवाइड कर रहा हूँ। एक एंजाइम है और एक होता है क्या, सरल एंजाइम। सरल एंजाइम तृतीयक संरचना है, ऐसा है, ठीक है। केवल और केवल किससे बना है, प्रोटीन से बना है। किससे बना है, प्रोटीन से। और दूसरा होता है होलो एंजाइम। क्या होता है, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम में 2 चीज़ होगा, एक तो होगा प्रोटीन प्लस दूसरा क्या लगा रहता है उसमें, बोला हूँ मैं अभी, सहकारक लगा होता है। क्या लगा होता है, कोफैक्टर। ठीक है, मतलब ये प्रोटीन तो रहेगा ही रहेगा वैसे, लेकिन इसके साथ एक क्या लगा रहेगा, सहकारक। अब ये जो सहकारक होता है वो भी 2 प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है, 2 प्रकार का। एक होता है, ध्यान समझ, अच्छा ध्यान देना ना, इसको होलो एंजाइम बोल रहे हैं, तो ये केवल प्रोटीन वाला जो भाग रहता है ना, इसको बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। और कोफैक्टर कितने प्रकार का होता है बोल रहा हूँ मैं, 2 प्रकार का। एक तो हो सकता है ऑर्गेनिक फैक्टर, कार्बनिक पदार्थ हो सकता है कोई, और एक हो सकता है इनऑर्गेनिक फैक्टर। क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक फैक्टर। क्लियर है नहीं, एक हो सकता है ऑर्गेनिक फैक्टर और एक हो सकता है क्या, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक फैक्टर जो है ना, ये भी कितने प्रकार का हो सकता है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, एक होता है प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक समूह, और दूसरा होता है को एंजाइम। क्या होता है, को एंजाइम, को एंजाइम। समझ आ रहा है, मतलब को फैक्टर जो है 2 प्रकार का हो सकता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिर ऑर्गेनिक भी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक प्रोस्थेटिक और दूसरा को एंजाइम। तो क्या होता है, देखो प्रोस्थेटिक समूह जो बंध बना करके कस के जुड़े रहते हैं। क्लियर है कि नहीं, ध्यान से समझना, ये हमारा मुख्य एंजाइम है, ध्यान दो, ध्यान से समझना, ये हमारा मुख्य एंजाइम है। और इसमें जो जुड़ा हुआ हमारा क्या है, कोफैक्टर है। कोफैक्टर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। उसमें मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक में भी कौन सा वाला, प्रोस्थेटिक का। तो ये यहाँ पास जुड़े रहेगा ना, तो एकदम ज़्यादा तेजी के, यानी कि एकदम दृढ़ता के साथ जुड़ा है। मान लो कैसे जुड़ा है, एकदम दृढ़ता के साथ, बंद बना करके कस के जुड़ा है। और ये जो लिंक रहता है वो परमानेंटली रहता है। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। और एग्जाम्पल दिया है परऑक्सीडेज और कैटेलेज में। किसमें, परऑक्सीडेज और कैटेलेज में, यानी कि तगड़ा के साथ जुड़ा रहेगा, एकदम अच्छा खासा जुड़ा रहेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोस्थेटिक समूह। क्या बोलेंगे,
और जो ढीले समूह, ध्यान से समझना, अब ऐसा ही है, एंजाइम ही है, एंजाइम ही है और एकदम ढीला ढाला रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और जिसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, को एंजाइम। क्या बोलेंगे? यहाँ तक समझ आया? जैसे कि NAD है, PAD है, TPP है, को एंजाइम है, ये सब क्लियर है ना? क्लियर है? सीधा याद रखना, दो प्रकार का होता है ऑर्गेनिक, एक प्रोस्थेटिक और एक कोएंजाइम। कोएंजाइम को अलग से यानी कि आसानी से अलग कर सकते हैं और प्रोस्थेटिक को अलग से अलग नहीं कर सकते, बस इतना ही याद रखना है। आएगा नहीं? कैसे आता है, ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे आता है। होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस खाली स्थान, कोफैक्टर लिख सकते हो या प्रोस्थेटिक समूह भी लिख सकते हो। कोफैक्टर के अंतर्गत ही ना प्रोस्थेटिक समूह, या क्या लिख सकते हो, को एंजाइम, ऐसे करके आता है। या कई बार ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन, क्या आ जाता है, ध्यान देना, ठीक है। होलो एंजाइम किसे कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, होलो एंजाइम किसे कहते हैं। ये कोई बार आ जाता है, एपो एंजाइम किसे कहते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन आएगा, कोफैक्टर किसे कहते हैं, क्योंकि कोफैक्टर के अंतर्गत आता है ना क्या, प्रोस्थेटिक और को एंजाइम। क्या आता है, प्रोस्थेटिक और को एंजाइम। क्लियर है? भूलना नहीं ना, ये अच्छा खासा रिलेशन है, नीट में 2 से 3 बार पूछा है ये वाला, होलो एंजाइम क्या है, एपो एंजाइम क्या है। क्लियर? दोनों में बहुत कन्फ्यूजन करेगा, होलो संपूर्ण ऐसे करके याद रखना, ठीक है ना, और एपो मतलब 8 ठोक, केवल और केवल कौन सा भाग, प्रोटीन वाला भाग। समझ आ रहा है ना, ऐसे करके याद रखना, मैं तो ऐसे ही याद रखा हूँ। अच्छा, दूसरा देखो, अप्रोटीनी भाग, सहकारक जो रहता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है, जैसे जिंक आ सकता है, मैग्नीशियम आ सकता है, Fe आ सकता है, मोलिब्डेनम आ सकता है। जैसे हीमोग्लोबिन का संरचना था तो उसमें क्या था, हीम था, Fe और 4 ठो ग्लोब्यूलिन था, याद आ रहा है कि नहीं। चतुर्थक संरचना देखे थे तो एक Fe को कितना ग्लोब्यूलिन घेरा हुआ था, 4। तो Fe क्या है तुम्हारा, मेन तो क्या है, सहकारक है, क्या है, सहकारक, और उसके चारों ओर क्या है तुम्हारा, प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन। समझ आया कि नहीं, ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा, याद रखना, अधिकतम को एंजाइम जो रहता है वो विटामिन के व्युत्पन्न है, ठीक है ना, और यानी कि वो हमको कहाँ से प्राप्त होता है, विटामिन से। किससे प्राप्त होता है, विटामिन से। क्लियर है? चलो भाई, तो याद रखना, एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, होलो एंजाइम, ठीक है। अब एंजाइम का क्या क्या कार्य है, सबसे पहले देखो, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, बोला हूं मैं, जैव उत्प्रेरक होता है, शुरुआत ही उसी से किया हूं। एंजाइम क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक। जैसे देखो, सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देता है, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। किसमें तोड़ देता है, गैलेक्टोज में। समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, एंजाइम के गुण और एंजाइम का क्रियाविधि। एंजाइम का क्रियाविधि तालाचाबी सिद्धांत पृष्ठ रसायन चैप्टर में पढ़े थे, याद आया कि नहीं। और एंजाइम के गुण भी उसी से पढ़ लेना। एंजाइम के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, मदिरा बनाने में, शराब बनाने में बताया था तुम लोगों को, ठीक है, DMZ करके, डाइस्टेज, माल्टेज और जाइमेज, ठीक है, जिसमें जाइमेज कहाँ से प्राप्त होता था, यीस्ट से। याद है कि नहीं, ठीक है। अनाज स्टार्च से मीठा द्रव बनाने में और दूध को स्कंदित करके क्या बनाने में, पनीर बनाने में। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट होता है। कौन सा वाला पार्ट है जी, एंजाइम वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, विटामिन के बारे में।